अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 केमिकल कम्बिनेशन का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्बिनेशन को समझेंगे। कम्बिनेशन का मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक दूसरे से चल जाना। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम जो नॉर्मली जो डिस्कस करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? मैटर के बारे में। और मैटर क्या होता है? मैटर असल में कोई एक सब्सटेंस होता है। तो यानी मैटर की बात, तो हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। सब्सटेंसेस को अगर कंबाइन किया जाए तो वो कंबाइन किसी न किसी लॉ के तहत होते हैं। एक दूसरे के जो ज्वाइंट होते हैं तो किसी किसी लॉ के तहत होते हैं। सब्सटेंस से मुराद ये है कि हमारे घर में मौजूद जितने भी मैटर हैं, जैसे सॉल्ट है कि ऑयल है, कुछ भी चीज़ है, वो ये सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये किसी न किसी लॉ से ज्वाइंट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सब्सटेंस प्लस सेकंड सब्सटेंस इज इक्वल टू न्यू सब्सटेंस। ये जो न्यू सब्सटेंस है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो है होता है इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये सब सब्सटेंस। ठीक है, तो इन दोनों के ज्वाइनिंग से बन के बताया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं जैसे हम, और एक किसी न किसी लॉ को तहत होता है। ये लॉ का मतलब होता है कि किसी न किसी एक तरीके से हम घर में कोई भी चीज़ बनाने जाते हैं, जैसे चाय बनाने जाते हैं तो चाय एक लॉ के तहत है, यानी वाटर, टी, शुगर आप इसमें मिलकर, ये टी और मिल्क मिलकर आपस में कंबाइनेशन में होता है, और इन्हें एक इनको प्रोसीजर के साथ, एक फिक्स प्रोसीजर के साथ बनाया जाता है। अब अगर हम सिर्फ चीनी और पत्ती यानी टी एंड शुगर को हम ज्वाइन करें तो सब्सटेंस यानी न्यू सब्सटेंस बनेगा, लेकिन जो हम चाह रहे हैं यानी टी चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक लॉ के तहत ही वो सब्सटेंस को मिलाया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है। इन कम्बिनेशन ऑफ लॉ में जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन मास, मास को समझने की लिए मास क्या है, क्योंकि मास समझ आएगा तो आसानी हो जाएगी। मास असल में के पार्टिकल्स पार्टिकल इन्वॉल्व इन मैटर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मास करते हैं, यानी नंबर और पार्टिकल की बात हो रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन मैटर, तो हम इसके आम लैंग्वेज में कहते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस का जो वेट हम करते हैं वो हम आम लैंग्वेज में कह सकते हैं। जैसे शुगर लेने जाते हैं हम बनते हैं, आधा किलो चीनी दे देते हैं, तो ये आधा किलो जो है वो पार्टिकल्स ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास क्या क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको कहते हैं कि मास नीदर created nor destroy during a
केमिकल रिएक्शन ठीक है। इसका जो दूसरा है स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, एक और भी स्टेटमेंट है जो समझने में आसानी होगी। एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्शन substances is equal to final weight of the product। अब प्रोडक्ट क्या है, ये न्यू जो सब्सटेंस है ये प्रोडक्ट है, और इनिशियल सब्सटेंस जो है फर्स्ट सब्सटेंस और ये सेकंड सब्सटेंस। इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके मैं इसको रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। फर्स्ट सब्सटेंस फॉर सपोज दैट कि ये 15 ग्राम ठीक है, और सेकंड सब्सटेंस जो है वो 20 ग्राम। लॉ कहता है कि वेट रिड्यूस नहीं होगा, यानी 35 ग्राम। ये क्या है, एनी केमिकल रिएक्शन, मैंने इन दोनों को मिलाया, केमिकल रिएक्शन किया, वेट ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस, इनका इसका वेट क्या है 15 ग्राम, इसका वेट क्या है 20 ग्राम, इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल वेट इसका होगा, यानी मैटर शायद देखो नीदर, हमने इस सब्सटेंस को बनाया नहीं, इस सब्सटेंस को बनाया नहीं, तो मास नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। कैसे साबित हुआ कि 15 ग्राम्स है, ये 20 ग्राम्स है, 35 ग्राम्स है, इसका मतलब ये है कि मास जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वो कम्प्लीटली हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मौजूद है, एक जार मौजूद है, ये समझ लें कि जार है, ये कैप है इसका, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के। किसके, हाइड्रोजन के मौजूद पार्टिकल है हाइड्रोजन। और इसी तरीके से नीचे इसके और दूसरी गैस मौजूद है, और ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये हैं ऑक्सीजन। अब जितने ग्राम्स यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, जितने ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ये दोनों एक जार में मौजूद हैं। तो उसी तरीके से जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद ये जो जार है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये एक ऑक्सीजन का पार्टिकल और ये हाइड्रोजन के पार्टिकल कंबाइंड हो गए। ये जो कंबाइंड हो गए तो ये इसने क्या बनाया, असल में ये क्या बन गया, ये बन गया H2O, यानी वाटर। तो कहने का मतलब ये कि जो जितना वेट इसका होगा, जितना वेट ये रिड्यूस नहीं करेंगे। अब ये 4 है तो यहाँ पर भी
चार ही मौजूद रहेंगे। यानी अगर मैं इसको यूँ डिफाइन करूँ, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा, ठीक है। और यहाँ पर दो पार्टिकल हाइड्रोजन इसके साथ मिल गए। अब यहाँ चार पार्टिकल हाइड्रोजन के थे, दो इसके साथ मिल गए, दो इसके साथ मिल गए। ये दो चार पार्टिकल ऑक्सीजन के थे, दो ने ज्वाइन करे, दो सेपरेट, यानी यहाँ पर ये वाटर का एक और पार्टिकल बन गया। अब हम इसका वेट कर लें इन दोनों का और इन हाइड्रोजन का, तो जितना वेट इसका होगा सेम वेट इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो इससे बात साबित हो गई कि मैटर जो है वो अपने आप को क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। यानी हमने ये पार्टिकल बनाए नहीं है और इनके वेट को भी हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो आया ये पार्टिकल, हमने जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद थे उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है। मतलब ये मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं रिएक्शन के दौरान, ये मौजूद हैं और अपने वेट के साथ मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये लॉ जो है एक्सप्लेन हो जाता है कि किस तरीके से ये लॉ अपने आप को बताता है, ठीक है जी। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट कि किस तरीके से जो है ना हम जो है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन की बात करते हैं और किस तरह लॉ ऑफ कन्वर्जेशन अपने आप को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन क्या एक्सप्लेन करता है, मास नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चार पार्टिकल ऑक्सीजन के थे, वहाँ पर भी चार रहे, ठीक है ना। और एनी केमिकल रिएक्शन वेट ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस इक्वल टू द वेट ऑफ फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट भी इक्वल रहा, जितना वेट वहाँ था उतना ही वेट पहुँचता है। इस तरीके से हमारे पास ये साबित हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में यानी नेक्स्ट लॉ के बारे में कि नेक्स्ट लॉ क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच।